गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। पिछली बार हम ये पढ़ रहे थे अलग अलग जो कैपेसिटीज़ होती हैं, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटीज़ और मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, ये हमें लास्ट टाइम पढ़ा था। आज हम पढ़ेंगे एक्सचेंज ऑफ गैसेस, पेज 272 पर। आज का हमारा टॉपिक है एक्सचेंज ऑफ गैसेस। गैसेस का एक्सचेंज किन गैसेस का होता है? ऑक्सीजन और CO2 का। कहाँ पर होता है? ये दो जगह पर होता है। एक तो होता है एल्वियोली में, एल्वियोलाई, और दूसरा होता है टिश्यूज में। पल्मोनरी रेस्पिरेशन के बारे में पिछली बार भी बताया था कि उसमें दो जगह एक्सचेंज होता है। एक तो जब बाहर से एयर अंदर आती है और एल्वियोलाई के पास आकर ऑक्सीजन अंदर की तरफ डिफ्यूज होती है ब्लड में, और ब्लड से बाहर CO2 आती है, और इसका वाइस वर्सा होता है टिश्यूज में। अब इम्पॉर्टेंट बात यह है कि इन दोनों जगहों पर मेम्ब्रेन की जो थिकनेस होती है वो बहुत ही थिन होती है। इस वजह से डिफ्यूजन गैसेस का आराम से हो जाता है। गैसेस का डिफ्यूजन कई चीजों पर डिपेंड करता है। उसको कहते हैं, थिकनेस तो है ही टिश्यूज की, इसके अलावा इस बात पर भी डिपेंड करता है कि उस गैस का प्रेशर कितना है। सपोज करो कि ये एक मेम्ब्रेन है और इसके बाद ये एक दूसरा मेम्ब्रेन है, ठीक है। ये वाला जो मेम्ब्रेन है ये ब्लड वेसल की वॉल है, ठीक है, और ये है एल्वियोलाई मेम्ब्रेन। और इन दोनों के बीच में ये जो पार्ट है इसको कहते हैं बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये डायग्राम तुम देख सकते हो फिगर 17.4 में, पेज 273। इसमें तुम ये देखो कि बाहर से एयर एल्वियोलर कैविटी में आई, और एल्वियोलाई की जो वॉल है, जिसको मैंने यहाँ पर एल्वियोलर मेम्ब्रेन लिखा है, ये 1 सेल थिक है, यानी कि इसकी थिकनेस मिनिमम है। इसके बाद ये बीच में एक दूसरा मेम्ब्रेन है येलो कलर का, जिसको लिखा है इन्होंने बेसमेंट मेम्ब्रेन। बेसमेंट मेम्ब्रेन, बेसमेंट का मतलब ये है कि वो इन दोनों के बीच की कड़ी है ना। इसके बाद आता है रेड ब्लड सेल। कहाँ घूम रहे हैं? ब्लड वेसल में। और ब्लड वेसल की जो वॉल है उसको हम क्या बोलते हैं? उसको कहेंगे एंडोथेलियल वॉल। इसको कहते हैं, ब्लड वेसल की वॉल को एंडोथेलियम, एंडोथेलियम या फिर एंडोथेलियल वॉल। तो बाहर से आने वाली जो गैसेज हैं वो क्या करती हैं? उनको इन तीन मेम्ब्रेन्स को या लेयर्स को क्रॉस करके इस ब्लड वेसल के अंदर आना पड़ता है, जहां पर आकर वो क्या करती है, या तो प्लाज्मा के साथ मिक्स हो जाती है, या फिर वो क्या करती है, RBC के अंदर मौजूद हीमोग्लोबिन के साथ रिएक्ट करके उसके साथ वो बाइंड हो जाती है। तो इसमें इंपॉर्टेंट रोल कौन प्ले करता है? गैसेस का प्रेशर कितना है। जैसे एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है, लेकिन उसके अंदर O2 भी है और उसके अंदर CO2 भी है। तो एयर का प्रेशर और O2 का प्रेशर, इन दोनों का हमें ध्यान रखना है कि एयर के प्रेशर में O2 का अपना प्रेशर कितना है। प्रेशर किस बात का इंडिकेटिव होता है? प्रेशर उसकी कंसेंट्रेशन या अमाउंट का इंडिकेटिव होता है कि ऑक्सीजन जितनी ज्यादा होगी एयर के अंदर, उसका प्रेशर उसके अंदर उतना ही होगा। तो बाहर से जो एयर आ रही है यहाँ पर, उसके अंदर O2 जितनी ज्यादा होगी उसका पार्शियल प्रेशर उतना ही ज्यादा होगा। अब ये जो टर्म मैंने अभी बोली पार्शियल प्रेशर, इसका मतलब यही है रिलेटिव कंसेंट्रेशन और प्रेशर ऑफ अ गैस इन अ मिक्सचर ऑफ गैसेस, ठीक है। तो अगर यहाँ पर पार्शियल प्रेशर जैसे स्मॉल p से इंडिकेट करते हैं, पार्शियल प्रेशर O2 का स्मॉल p/O2 ज्यादा है एज कंपेयर टू दिस ब्लड वेसल स्मॉल p/O2। ये स्मॉल p/O2 अगर स्मॉल p/O2 से ज्यादा है तभी तो ऑक्सीजन इधर से इधर आएगी, है ना। हमेशा प्रेशर भी कहां से कहां मूव करता है? ज्यादा से कम की तरफ मूव करता है। यहाँ पर वो हमें ये समझाना चाह रहे हैं। और CO2 के केस में भी यही है कि अगर CO2 का पार्शियल प्रेशर इधर ज्यादा है, जिसे PCO2 कहते हैं, तो वो इधर से इधर मूव करेगा, यानी कि कहां से जाएगा? ब्लड वेसल से वापस एल्वियोलाई में जाएगा और वो वापस एक्सपीरेशन में निकल जाएगी। देखो ये वाली जो कंसेप्ट है उसको उन्होंने टेबल 17.1 में समझाया है। 17.1 में देखो, सबसे पहले उन्होंने क्या दिखाया कि एटमॉस्फेरिक एयर जो है उसके अंदर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 159 है और CO2 का कितना है 0.3। तो
इससे हमें ये पता लगता है कि ऑक्सीजन काफी ज्यादा है कंसेंट्रेशन में एज कंपेयर टू CO2। इसके बाद बात आती है एल्वियोलाई की। देखो एल्वियोलाई में आते आते, चूंकि एल्वियोलाई ह्यूमन टिश्यू है, लिविंग टिश्यू है, तो वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड भी जनरेट होती रहती है, लिविंग सेल्स रेस्पायर करते रहते हैं। तो वहां पर 40 हो गया CO2 का पार्शियल प्रेशर, और O2 का कितना है 104, क्योंकि बाहर से जितनी एयर अंदर आ पाई उसके अंदर का ये ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर है, तो वो पूरी तरह से नहीं आ पाई। अब आते हैं ब्लड में। डीऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी कि जिसमें से ऑक्सीजन जा चुकी, तभी तो उसे डीऑक्सीजनेटेड कहते हैं। इसीलिए उसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना हो गया, कम हो गया, 40 ही रह गया। जबकि CO2 का क्या हो गया, 40 से 45। इसका मतलब क्या है कि अब वो कैसा हो गया, वो CO2 रिच हो गया। कहां से CO2 ली उसने, टिश्यू से ली। अब ब्लड ऑक्सीजनेटेड में देखो, ऑक्सीजनेटेड यानी कि जिसने एल्वियोलाई से अभी अभी ऑक्सीजन ली है। तो एल्वियोलाई में तो ऑक्सीजन 104 थी, है ना, ब्लड ने ले ली तो वो कितनी पहुंच गई 95, और CO2 कितनी है 40, वो तो 40 थी ही। देखो एल्वियोलाई में भी 40 है। टिश्यूज में क्या है, ये स्थिति कैसी हो गई, रिवर्स हो गई। जैसे डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में थी वैसी ही टिश्यूज में भी है। तो हमें क्या चीज का ध्यान रखना है कि टिश्यूज में क्या होता है, टिश्यूज में CO2 ज्यादा होती है, और एल्वियोलाई में क्या ज्यादा होता है, O2 ज्यादा होता है। तो इसीलिए इनकी जो मूवमेंट होती है वो ज्यादा कंसेंट्रेशन से कम कंसेंट्रेशन की तरफ हमेशा होती है। इसको एक डायग्राम से और देख लेते हैं। फिगर 17.3 देखो, 17.3 में सबसे ऊपर की तरफ एल्वियोलाई बनाया हुआ है। ये सिर्फ सिंगल एल्वियोलाई बनाया, इसको बड़ा करके दिखाया। यहाँ इन्होंने ये दिखाया कि जो इंस्पायर्ड एयर आ रही है, यानी अंदर की तरफ एयर आ रही है, इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 104 mm ऑफ Hg है। mm ऑफ Hg का मतलब क्या होता है, मरकरी का कॉलम जिससे कि प्रेशर को नापा जाता है, उसे mm ऑफ Hg कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर कितना है 104, कार्बन डाइऑक्साइड का कितना है 40। तो ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ मूव करेगी, एल्वियोलाई से ब्लड वेसल में मूव करेगी, जैसा कि एरो से दिखाया गया है। CO2 का इसका रिवर्स है, तो CO2 ब्लड वेसल से एल्वियोलाई में मूव करेगी। और ये जो पूरा सर्किट डायग्राम है, ये वाला पल्मोनरी रेस्पिरेशन का, ये वाला तुम क्लास 10th में भी पढ़ चुके हो, है ना। अब देखो यहाँ से ब्लड जो है एल्वियोलाई से फिर किस में आया, हार्ट के पल्मोनरी वेन की साइड आया, इनकी लेफ्ट साइड आया, जिसमें कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है। इसके बाद क्या हो रहा है, ये सारी एओर्टा जिसको कहते हैं सिस्टेमिक आर्टरी, ये ऑक्सीजन वाले ब्लड को लेके कहाँ जाएंगी, टिश्यूज चल जाएंगी। इसमें ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर 95, CO2 का 40। जब इन्होंने ऑक्सीजन दे दी टिश्यूज को और CO2 ले ली, उसके बाद फिर O2 का पार्शियल प्रेशर घट गया, CO2 का बढ़ गया। फिर ये लेके जाएंगे राइट साइड में हार्ट के, और हार्ट फिर उसको कहाँ लेके जाएगा, हार्ट लेके जाएगा उसको लंग्स की तरफ कि भाई ऑक्सीजन और दे दो। ठीक है, तो ये वाला कंसेप्ट हमें समझना था कि मूवमेंट हमेशा कहाँ से होता है, ज्यादा से कम कंसेंट्रेशन की तरफ होता है। इसके बाद अब आगे देखो, इसमें देखो फर्स्ट पैराग्राफ में क्या लिखा है इन्होंने, as the solubility of CO2 is 20 to 25 times higher than that of O2, amount of CO2 that can diffuse through the diffusion membrane per unit difference is much higher compared to that of O2। तो ये बात ध्यान रखने की है कि ज्यादा सॉल्युबिलिटी किसकी होती है, CO2 की, जिसकी वजह से वो ज्यादा मूव कर पाता है। और इसके बाद ऑक्सीजन मेम्ब्रेन, डिफ्यूजन मेम्ब्रेन 3 लेयर्स का बना होता है, ये हमने डिस्कस कर ही लिया। सबसे पहले स्क्वेमस एपिथेलियम एल्वियोलाई की, इसके बाद एंडोथीलियम, कैपिलरीज यानी ब्लड वेसल्स का, और एक बेसमेंट मेम्ब्रेन उनके बीच में। और इसकी थिकनेस 1 मिलीमीटर से भी कम होता है, जिसकी वजह से गैसेस का डिफ्यूजन आराम से होता रहता है। अब हम बढ़ते हैं आगे। नेक्स्ट टॉपिक है ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस। गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है।
गैसेस का ट्रांसपोर्ट कैसे होता है। देखो, इसमें सबसे पहले कौन कौन से मैकेनिज्म दिए। एक तरीका तो है O2 का और दूसरा दिया है CO2 का। ट्रांसपोर्ट के लिए 97% O2 का लिखा है कि वो RBC से ट्रांसपोर्ट होती है। 97% O2 ट्रांसपोर्ट होती है RBC से, क्योंकि RBC के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन से बाइंड करके क्या करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेता है। फिर टिश्यूज के पास जाके वो फिर से ब्रेक होता है, ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन ने ऑक्सीजन दे दिया टिश्यूज को, हीमोग्लोबिन वापस ऐसे का ऐसे ही। और 3% बाकी का O2 कैसे कैरी होता है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर। 3% O2 प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व होकर जाता है। ठीक है, इसके बाद नियरली 20 to 25% ऑफ CO2 इज ट्रांसपोर्टेड बाय RBC। CO2 के केस में रिवर्स है कि 20 से 25% CO2 RBC से जाती है और 70% कैसे जाती है, प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर जाती है बाइकार्बोनेट के रूप में। और 7% कैसे जाती है, डिसॉल्व प्लाज्मा के रूप में। 7% प्लाज्मा के साथ और बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में 70%। बाइकार्बोनेट आयंस के रूप में 70%। इसके बाद आता है ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्ट। ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट, ऑक्सीजन के ट्रांसपोर्ट में इंपॉर्टेंट चीज जो अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है वो है ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व। ये ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व क्या होता है, वो ये कहता है कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे जितनी हीमोग्लोबिन हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, हमारे ब्लड में, वो ऑक्सीजन के साथ बाइंड होती जाती है, यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाती जाती है। ठीक है, O2 यानी ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होकर क्या बनाएगी, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाएगी। ठीक है, ये चीज कहां पर होती है, ये एल्वियोलाई में होती है। और इसका ठीक रिवर्स यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होकर ये दोनों चीजें बनाता है, ये टिश्यूज में बनाता है। ठीक है, अब देखो इंपॉर्टेंट बात कि जैसे जैसे ऑक्सीजन कंसेंट्रेशन बढ़ती है वैसे वैसे जितना हीमोग्लोबिन था वो सारा का सारा उससे बाइंड होकर ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनाता है। लेकिन एक समय पे आके ये ग्राफ क्या हो जाता है, ये फ्लैटन होने लगता है। फिगर 17.50 17.5 फिगर में क्या दिखा है, उन्होंने दो एक्सिस बनाए हैं। एक एक्सिस पर तो दिया है पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन मिलीमीटर ऑफ Hg में, है ना, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन mmHg। इसके बाद दिया परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन, परसेंटेज सेचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। तो इस ग्राफ में तुम ये देखो कि जैसे जैसे ऑक्सीजन का कंसेंट्रेशन बढ़ता है वैसे वैसे हीमोग्लोबिन भी सेचुरेट होता जाता है। लेकिन एक समय पर आकर ये कर्व कैसा हो जाता है, ऐसा हो जाता है। इसका मतलब इसके आगे अगर O2 की कंसेंट्रेशन बढ़ेगी तो हीमोग्लोबिन का उसके साथ बाइंडिंग नहीं होगी, क्योंकि सारे हीमोग्लोबिन ऑलरेडी बाइंड हो चुके हैं। ये वो हमें कहना चाहते हैं। इसके बाद आगे देखो, जहां पर ये डायग्राम दिया है यहां पर एक लाइन लिखी है, दिस कर्व इज कॉल्ड द ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व एंड इज हाईली यूजफुल इन स्टडिंग द इफेक्ट ऑफ फैक्टर्स लाइक PCO2 H कंसेंट्रेशन ऑन बाइंडिंग ऑफ CO2 विद हीमोग्लोबिन। अब ये जो मैं अभी बताने वाला हूं ये अच्छे से याद रखना। एल्वियोलाई के केस में क्या होता है, इन एल्वियोलाई देयर इज हाई PO2। एल्वियोलाई में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन होती है हाई, CO2 की कंसेंट्रेशन होती है लो और H+ कंसेंट्रेशन होता है कम। ठीक है, ये चीज, और टेम्परेचर होता है लो। टेम्परेचर लो क्यों होता है, क्योंकि बाहर से एयर जो आता है उसका बॉडी के टेम्परेचर से कम टेम्परेचर होता है। इन सब फैक्टर्स की वजह से एल्वियोलाई में ऑक्सी हीमोग्लोबिन बनता है। ये चीज हमें याद रखनी, क्या, O2 हाई, CO2 लो, H+ कंसेंट्रेशन लो और pH भी उसका लो, क्योंकि H+ कंसेंट्रेशन लो है। और इसके बाद टिश्यूज में इसका क्या है, टिश्यूज में इसका रिवर्स है, जिसकी वजह से ऑक्सी हीमोग्लोबिन ब्रेक होकर ऑक्सीजन और हीमोग्लोबिन बना लेता है। इसके बाद आगे 100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड 5 ml ऑक्सीजन ट्रांसफर कर सकता है।
100 ml ऑक्सीजनेटेड ब्लड यानी ऑक्सी हीमोग्लोबिन कितनी ऑक्सीजन ट्रांसपोर्ट कर देगा? 5 ml ऑक्सीजन ये ट्रांसपोर्ट कर देगा। इसके बाद बात आती है कार्बन डाइऑक्साइड के ट्रांसपोर्ट कि कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है। कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होती है? कार्बन डाइऑक्साइड जब हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड हो जाती है तो कार्बामिनो हीमोग्लोबिन बनाती है, क्योंकि हमने देखा था कि 3% ये इस तरह से 20 से 25% इस तरह से ट्रांसपोर्ट होती है। CO2 बाइंड होगी हीमोग्लोबिन के साथ और क्या बनाएगी? कार्बामिनो हीमोग्लोबिन, है ना। CO2Hb या HbCO2 दोनों तरह से लिख सकते हैं। इस बाइंडिंग की वजह से क्या, ये बाइंडिंग किस वजह से है? क्योंकि उसमें पार्शियल प्रेशर CO2 का कितना है उस पर ये डिपेंड करता है। और टिश्यूज में ये कैसी होती है? टिश्यूज में पार्शियल प्रेशर हाई होता है CO2 का, इसीलिए वहां पर इसका फॉर्मेशन होता है। अब ये देखो यहाँ पर एक चीज और लिखी है, RBC contain a very high concentration of enzyme carbonic anhydrase and minute quantities of same is present in plasma too। इस एंजाइम की वजह से क्या होता है? ये बाइकार्बोनेट आयन बनता है। इस फॉर्म में भी कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट हो सकती है। देखो CO2 और H2O इन दोनों ने मिलकर क्या बनाया? H2CO3। और H2CO3 से अगर एक H चला जाए तो ये क्या बन जाएगा? HCO3 नेगेटिव, जो कि क्या होता है? कार्बोनेट बाइकार्बोनेट आयन है ये HCO3 नेगेटिव। और इसको एंजाइम कौन सा कैटेलाइज कर रहा है? कार्बोनिक एनहाइड्रेज, कार्बोनिक एनहाइड्रेज। और ये जो रिएक्शन है ये रिवर्सिबल है, यानी कि दोनों डायरेक्शन में रन कर सकता है। ये इन्होंने इंपॉर्टेंट बात बताई है। तो इसीलिए दोनों तरह से कार्बन डाइऑक्साइड ट्रांसपोर्ट होती है, हीमोग्लोबिन के साथ भी और ये इस फॉर्म में भी, और प्लाज्मा में डिसॉल्व होकर भी ये ट्रांसपोर्ट हो जाती है। देखो इसके लिए क्या इन्होंने लिखा है? एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई ड्यू टू कैटाबोलिज्म। तो टिश्यू में ज्यादा कंसेंट्रेशन CO2 का क्यों होता है? इसका जवाब यहाँ दिया है, क्योंकि वहां पर निरंतर कैटाबोलिज्म यानी कि रेस्पिरेशन होता रहता है, जिसकी वजह से CO2 प्रोड्यूस होती रहती है। ये CO2 क्या बनाएगी? H2CO3 और HCO3 नेगेटिव। अब इसकी वजह से फिर क्या होगा कि ये कहाँ ट्रांसपोर्ट हो जाएगा? ये ट्रांसपोर्ट हो जाएगा एल्वियोलाई की तरफ और वहां जाके ये बाहर निकल जाएगा एक्सपीरेशन के थ्रू। At the alveolar site where PCO2 is low, reaction proceeds in the opposite direction leading to formation of CO2 and H2O। और इस तरह से फिर क्या होता है? ये CO2 और H2O बाहर निकल जाती है। देखो एक बार फिर से देखते हैं। देखो टिश्यूज के अंदर CO2 और H2O के मिलने से H2CO3 बना, ठीक है। और इसके बाद जब ये ट्रांसपोर्ट होके ये बाइकार्बोनेट आयन पहुंचा हमारी एल्वियोलाई तक, वहां जाकर ये ब्रेक हो गया किसमें? CO2 और H2O में। ये CO2 और H2O हमारी सांस के साथ बाहर निकल गए। इसके बाद आगे 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड 4 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है। 100 ml डीऑक्सीनेटेड ब्लड 4 ml CO2 को ट्रांसपोर्ट कर देगा। ये ब्लड का था और ये था CO2 का, ठीक है। तो इस तरह से ये ट्रांसपोर्ट होता है। इसके बाद रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। नेक्स्ट टॉपिक है रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। हमारे शरीर में एक क्षमता है कि वो अपने सांस लेने की गति को घटाया बढ़ा सकता है डिपेंडिंग ऑन की कितनी कंसेंट्रेशन ऑक्सीजन की बॉडी में है। ब्रेन में और बॉडी के अलग पार्ट्स में ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन को मॉनिटर करने वाले सेंटर्स होते हैं, जो कि क्या कहलाते हैं? रेस्पिरेटरी सेंटर्स कहलाते हैं। जैसे कि थर्ड लाइन में देखो, अ स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन मेडुला रीजन ऑफ ब्रेन कॉल्ड रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। वो क्या करता है?
रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन, की कितनी रेस्पिरेटरी रिदम मेंटेन करनी है। तो सबसे पहले नाम आया किसका, मेडुला ब्रेन के अंदर प्रेजेंट होता है, जिसमें रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर है। ये क्या करता है, रेस्पिरेशन की रेट को कंट्रोल करता है। इसके बाद दूसरा सेंटर दिया है पॉन्स। पॉन्स में प्रेजेंट है न्यूमोटैक्सिक सेंटर, न्यूमोटैक्सिक सेंटर, ठीक है। ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर क्या करता है, मॉडरेट फंक्शंस ऑफ रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, ये इसको कंट्रोल करता है, यानी कि इसको ये रेगुलेट कर सकता है। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड देयरबाई ऑल्टर द रेस्पिरेटरी रेट। इसके बाद आता है कीमो सेंसिटिव एरिया सिचुएटेड एडजेसेंट टू रिदम सेंटर, ये एक और आता है कीमो सेंसिटिव एरिया। ये ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन को मॉनिटर करेगा कि कितनी है बॉडी में, या इसके अलावा ये क्या देखेगा, CO2 की कंसेंट्रेशन, H+ आयन की कंसेंट्रेशन, उसी हिसाब से क्या करेगा, घटाएगा बढ़ाएगा हमारी इंस्पिरेशन की रेट को। इसके बाद इसके बाद एक और दिया, देखो कुछ रिसेप्टर्स एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी में भी प्रेजेंट होते हैं। एओर्टिक आर्क का मतलब जहां पर एओर्टा प्रेजेंट होती है वहां पर भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं, और कुछ कैरोटिड आर्टरी में भी प्रेजेंट हैं। एक आर्टरी का नाम है कैरोटिड आर्टरी, वहां पर भी कुछ रिसेप्टर्स प्रेजेंट हैं जो ऑक्सीजन की कंसेंट्रेशन के हिसाब से, या CO2 की कंसेंट्रेशन के हिसाब से, या प्रोटॉन की कंसेंट्रेशन के हिसाब से सिग्नल्स भेजेंगे रिदम सेंटर को कि अपनी रेस्पिरेशन की जो रेट है उसको घटाया या बढ़ाया जाए, ठीक है। तो हमें क्या याद रखना है, हमें याद रखना है मेडुला में प्रेजेंट रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर, पॉन्स में प्रेजेंट न्यूमोटैक्सिक सेंटर, इसके अलावा ब्रेन में प्रेजेंट कीमो सेंसिटिव एरिया जो कि CO2 और H+ आयन कंसेंट्रेशन को मॉनिटर करता है। एओर्टिक आर्क और कैरोटिड आर्टरी ये भी कार्बन डाइऑक्साइड और प्रोटॉन कंसेंट्रेशन यानी H+ कंसेंट्रेशन को मॉनिटर करते हैं। इसके बाद बात आते हैं डिसऑर्डर्स। रेस्पिरेटरी सिस्टम में कौन कौन से डिसऑर्डर्स होते हैं। सबसे पहले डिसऑर्डर यानी बीमारी का नाम दिया है एस्थमा, ASTHMA, एस्थमा। एस्थमा में क्या होता है, व्यक्ति को सांस लेने में तकलीफ होती है। उसका रीजन, तकलीफ क्यों हुई, ब्रोंकाई और ब्रोंकियोल्स में इन्फ्लेमेशन हो गया जिसकी वजह से वो सांस नहीं ले पा रहा और उसकी बॉडी को ऑक्सीजन नहीं मिल पाती जिसकी वजह से वो रेस्टलेस हो जाता है। इसके बाद दिया है एम्फीसीमा। एम्फीसीमा में क्या होता है कि स्मोकिंग की वजह से जो एल्वियोलाई है वो डैमेज हो जाते हैं। देखो क्या लिखा है, रेस्पिरेटरी सरफेस डिक्रीज हो गया क्योंकि एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो गई। किसकी वजह से, सिगरेट स्मोकिंग की वजह से। तो सिगरेट स्मोकिंग से एल्वियोलर वॉल्स डैमेज हो जाए तो उसे एम्फीसीमा कहते हैं। इसके बाद लास्ट है ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर। तो इस डिसऑर्डर में क्या होता है कि कुछ लोग जो इस तरह के खतरनाक काम करते हैं जहां पर कि निरंतर उनके सांस के साथ अंदर कुछ चीजें जाती रहती है, तो उन सारे डिजीज को क्या कहते हैं, ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं। इसकी वजह से क्या होगा, ब्रोंकाई और एल्वियोलाई में इन्फ्लेमेशन हो जाएगी जिसकी वजह से वहां के टिश्यू डैमेज होने लगेंगे। लिखा है इन्होंने कॉजिंग सीरियस लंग डैमेज। तो ऐसी इंडस्ट्रीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि कांच की इंडस्ट्री, जैसे चूड़ियां बनती है, जैसे कि सीमेंट इंडस्ट्री, जैसे कि स्टोन ब्रेकिंग यानी कि पत्थर स्टोन क्रशर इंडस्ट्री है ना, यहाँ तक कि जो जिनमें बारीक काम होता है जैसे कि पीसने का काम, जैसे मसाला इंडस्ट्री, जैसे कि गेहूं पीस के आटा बनाने की इंडस्ट्री। तो इस तरह की जितनी इंडस्ट्री है, या पटाखा इंडस्ट्री जिसमें बारूद के कण भी अंदर जा सकते हैं, ऐसे इन सबको ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स कहते हैं क्योंकि ऑक्यूपेशन के साथ जुड़े हुए ये डिसऑर्डर्स हैं। तो वो डस्ट जो जनरेट होती है या जो पार्टिकल्स जनरेट होते हैं अंदर जाकर लंग्स को डैमेज करते हैं, वो कहलाते हैं ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स। ठीक है।
तो इसके बाद नेक्स्ट टाइम हम पढ़ेंगे बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन के बारे में। थैंक यू।